लेकिन भाई एक इनएविटेबल एल क्लासिको हमको प्री सीजन में देखने को मिला, और आई थिंक दुनिया की नज़रों में हम एशियन फैंस की इज्जत बढ़ जानी चाहिए भाई। जिस तरीके से मैच आगे बढ़ता रहा रुकता रहा, लूका मॉड्रिच ने दिल जीत लिया जब भाई ने कहा कि भाई तूफान वूफान आते रहेंगे, हम खेलने पे ध्यान देते हैं। वो उनने हर इंडियन फैंस के बारे में कहा, बट प्रोटोकॉल होता है और मैच लंबा चला। डेफिनेटली यहाँ पर एल क्लासिको की हिस्ट्री का सबसे लंबा एल क्लासिको था। दैट्स व्हाट शी सेड। बट स्टिल अगर आज के इस मैच की बात करें ना, तो देखो यार, मेरे को देखो जिसको हेट देना होगा वो हेट देगा, लेकिन मैं तुमको बहुत साफ साफ क्लियर कर देता हूँ। मैंने एसी मिलान के उसमें भी यही चीज़ कहा था कि रियल मैड्रिड हारे, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर प्री सीजन में कार्लो एंसेलोटी ने जैसे इस पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, जब वो पूछता है कि भाई बार्सिलोना से आप हार गए, आप डरे हो, कहता डरा हुआ भौचक्का, मेरे फेफड़े बाहर आ रहे हैं, इतना डरा हुआ हूँ मैं। बट जोक्स अपार्ट, बात असल में ये है कि आई थिंक अगर इस मैच के पूरे चरित्र को बात करें, अगर इस चक्रव्यूह की अगर हम बात करें ना, तो आई थिंक यहाँ पर रियल मैड्रिड को हार के ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बार्सिलोना को जीत के बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और आई थिंक इस मैच को एटलीस्ट मैं तो इसी नज़रिए से देखने वाला हूँ। ना ही मैं यहाँ पर डिस्क्रेडिट करूँगा बार्सा की किसी भी अचीवमेंट को, चाहे वो कितनी छोटी से छोटी हो, और ना ही मैं यहाँ पर ज़्यादा इग्नोर करूँगा रियल मैड्रिड की गलती को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक टीम वो है जिसको हर चीज़ सिरे से बिल्ड करनी है, और एक टीम वो है जो ऑलरेडी अपने पीक पर है, बस उसको मेंटेन करना है। अब सबसे पहले यहाँ पर स्टार की बात कर लेते हैं। पाओ विक्टर तबाही मचा रहा है भाई, यहाँ पर सिटी के अगेंस्ट एक गोल मार दिया, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट ब्रेस कर दिया। मेरे को फर्मिन लोपेस टाइप ऐसी वाइब सी क्यों आ रही है, ये मेरे को ऐसी सी वाइब क्यों आ रही है कि यहाँ पर कोई भी यंगस्टर कभी भी छील छाल के चला जाता है अपने को। लेकिन पाओ विक्टर इज जस्ट मोर देन अ स्ट्राइकर। स्ट्राइकर नहीं है, कुछ अलग लगता है, प्लेयर में एक करिश्मा है कि यहाँ पर पाओ विक्टर बढ़िया लगता है। और हंसी फ्लिक को भी प्री सीजन से एल क्लासिको की विक्ट्री का वो क्या लेगा, वो लेगा कि भाई मैं लेवेंडाउस्की विक्टर होगी के अलावा अगर किसी को देख सकता हूं तो वो पाओ विक्टर का नाम है। वो ये देखता है कि अगर निको विलियम नहीं आ रहा और अगर डैनी ओल्मो इंजर्ड हो गया तो कौन संभालेगा पारी को, वो पाओ विक्टर है। विक्टर की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर हम 2 गोल याद करेंगे, लेकिन उसके हेडर की बात करें, उसकी प्रेसिंग स्ट्रक्चर की बात करें, उस पूरे प्रेसिंग स्ट्रक्चर ना हंसी फ्लिक ने इसी चीज को एम्फसाइज किया। और भाई ये मैनेजर की मेंटालिटी को बता रहा है कि उसको इस टीम से क्या चाहिए, उसको इस टीम से रिलेंटलेस प्रेसिंग चाहिए। और बहुत टाइम बाद आई थिंक बार्सिलोना के साथ में तारीफ जोड़ने वाला हूं कि फिजिकल लगती है टीम, एक पैटर्न में खेला जाता है, उस पैटर्न को फॉलो अप करता है प्रेस, उस पैटर्न को फॉलो अप करता है यहाँ पर इनका फिजिकल कंडीशन। रियल मैड्रिड अभी भी उस टॉप नोड को ना टच नहीं कर पाई है फिजिकल नोड्स में, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रियल मैड्रिड कोई कचरा खेल रही थी। ये बात मैं जरूर मानूंगा कि पहले आधे घंटे में रियल मैड्रिड टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मैच को डोमिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करने में फेल तो हुई है। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड बेस्ट परफॉर्मेंस की। यहां पर मेरे को लगता है बर्नाल की बात तो करनी पड़ेगी। भाई देखो, डबल पिवट से स्टार्ट था, लेकिन आज के मैच में डबल पिवट से थोड़ा सा हटके था। आज कहीं ना कहीं मेरे को लगता है यहां पर बर्नाल थोड़ा सा मैच को संभाल रहा था। और पासिंग की बात करें, ब्यूटीफुल पासिंग सही चल रही है। क्या आप कह सकते हैं कि पूरा सीजन इस पे रिलाय किया जा सकता है? नहीं कह सकते। लेकिन प्री सीजन में अगर नोट्स की बात करें तो हंसी फ्लिक इससे बहुत ज्यादा खुश होगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नोट्स लेगा, और ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले तो आई थिंक अगर मैं विक्टर के बाद अगर किसी प्लेयर का नाम दूंगा 22 प्लेयर में से, तो वो आर्दा गुलर का होगा। भाई गुलर इज फिनोमिनल, मतलब मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा। और आई थिंक रियल मैड्रिड के फैंस के पास हर एक रीजन है आर्दा गुलर को हाइप करने का, बिकॉज वो इस चीज के लिए तैयार है, वो इस चैलेंज के लिए रेडी है भाई, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं उसको देख के लगता है कि वो इसी मोमेंट का वेट भी कर रहा है। लेकिन इन सब हाइप के चक्कर में, इन सब फैंडम के चक्कर में, स्टार्टअप के चक्कर में कहीं ना कहीं वो ये भूलता नहीं है कि जो गेम है उसको बहुत सिंपल रखना है, ज्यादा ड्रामे नहीं करने हैं। और गेम किसी भी तरीके से खेलो, चाहे ड्रिबल करके खेलो, चाहे पासिंग करके खेलो, चाहे ऐसे खेलो, लेकिन गेम में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अल्टीमेटली यहाँ पर आज के गेम में भी हमको देखने को मिला, जहां पर आर्दा गुलर के अगर सेट पीस स्टाइल की बात करें, यहाँ पर ड्रिबलिंग की बात करें, डिफेंसिव वर्क रेट की बात करें, और सबसे बड़ी चीज अगर उसके खुद के फिजिकल एट्रीब्यूट की बात करें, तो गेम में मजा तो आया। आर्दा गुलर के इस गेम पे बिल्ड करते करते अगर लालीगा में वो मोस्ट ऑफ द मैचेस में स्टार्टिंग 11 या फिर एक अच्छा खासा चंक मिनट्स का नहीं ले रहा, आई वुड बी शॉक्ड। और मेरे को पक्का पता है कि आई थिंक एंसेलोटी इज नॉट गोइंग टू टेक एनी चांसेस ऑन आर्दा गुलर। ये तो बहुत ही सही है। अब थोड़े से फ्लॉप की बात कर लेते हैं। एंड्रिक पे
बहुत बड़ा डिबेट है और आई थिंक एंड्रिक के रिगार्डिंग डिबेट होना भी चाहिए। देखो आज के टाइम पे यही बात है कि एक तो प्राइस टैग और दूसरा हाइप, इन दोनों को जस्टिफाई करने का एक ही तरीका होता है, वो आपकी परफॉर्मेंस। अब एंड्रिक के रिगार्डिंग मोटे मोटे तौर पे आई थिंक तुम और मैं दोनों मिलके इसको गाली दे सकते हैं, लेकिन एंड्रिक को अगर प्री सीजन लेवल पे अगर आपको सिर्फ जज करना है तो आई थिंक मेरे को लगता है इतना बुरा नहीं है कि गाली ही देनी पड़ेगी। आई थिंक द फैक्ट इज कि वो ये ना कि बोलना उतना ही चाहिए जितने कर सको, जितना वो वाला हिसाब हो जाता है एंड्रिक के रिगार्डिंग मेरा पर्सनली। लेकिन अगर टैक्टिकल लेवल पे अगर मैं एंड्रिक को देखूँ तो यार देखो, पहली बढ़िया चीज़ जो मेरे को लगती है वो ये है कि रिलेंटलेस प्रेसिंग है भाई, एग्रेसिव है, एक्सप्लोसिव है, चढ़ता है प्लेयर पे, फाउल ड्रॉ भी करना आता है, चढ़ना भी आता है, बकचोदी भी काटने आती है, और जो डिफेंस की नाक में दम कर देना वो प्लेयर कुछ अलग होता है। अब दूसरी चीज जो मेरे को खटकती है वो है कि बहुत वन फुटेड है भाई, मतलब लेफ्ट और राइट हैवीली लेफ्ट फुटेड है। ऐसे में यहाँ पर बहुत टाइम लेता है, बहुत पॉज लेता है और इंटरसेप्ट करने का मौका मिल जाता है। तीसरी चीज, चांसेस नहीं बरी कर पा रहा, और वो बरी करने का जो एक मेंटल प्रेशर है वो आने वाले मैचेस में बढ़ता हुआ दिख जाएगा। प्री सीजन कहीं ना कहीं ऑफकोर्स कोई इतना बड़ा वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं है भाई कि आपको इसमें ही ये तो डू और डाई वाला हिसाब है, स्टिल 18 का है भाई वो। लेकिन फैक्ट बस इतना है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी जब आपको मिलती है, चाहे आप बर्नाल की बात करो, पाओ विक्टर की बात करो, आर्दा गुलर की बात करो, फर्मिन लोपेस की बात करो, ये कहीं ना कहीं आपको सीज करनी पड़ती है। अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर मार्टिन की, तो मार्टिन का भी गेम मेरे को सही लगा, सोबर लगा, बढ़िया लगा, बिल्डअप में था। लेकिन आई थिंक इस रियल मैड्रिड में जो मेरे को अभी भी कमी दिख रही है वो ये है कि फिटनेस लेवल स्टिल नॉट पीक। मॉड्रिच 90 मिनट कैसे खेल गया है तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, बट खिला दिया। आई थिंक दैट्स द पॉइंट कि उसको ये बताया जा रहा है कि भाई आने वाले सीजन में उसका भी एक हेविली फीचर उसको किया जाएगा, तो विच इज अ गुड थिंग। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल की। भाई अगर इनकी लाइनअप की बात करें तो लिवरपूल ने भी बहुत सारे यंगस्टर्स बिठाए थे, खिलाए थे, और मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ फेरबदल किया गया था। ज़िरक्ज़ी को अभी भी यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है, हॉयलैंड इंजर्ड है, तो जेडन सैंचो को फर्स्ट 9 खिलाया गया। आई थिंक मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जितना ट्रोल हो रही है उतना बुरा तो नहीं खेली, बल्कि एट टाइम्स डोमिनेट भी किया है लिवरपूल को। अब लिवरपूल का ऑरा इस गेम में थोड़ा अलग था। लिवरपूल जो भी कर रही थी लग रहा था कि सोच समझ के कर रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल अच्छा रही थी, लेकिन एट टाइम्स आपको समझ में आ जाता है कि ये पिंग पोंग वाली फुटबॉल टेन हैग के अंडर जो हम देखते हुए आ रहे हैं पिछले 2 साल में, वो हमारे सामने फिर से परोसा जा रहा है। लेकिन ऐसे में मैं बता देता हूं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में सैंचो एट टाइम्स स्पार्क दिखाता है। मेसन माउंट की बात करें, ऑफ बॉल उसका वर्क रेट की बात करें, बॉल के साथ उसके कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें, गोल मारते मारते जरा सा रह गया, और आई थिंक ये जरा सा रह गया तो समरी होनी चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के इस मैच की, क्योंकि जहां पर आपने इतने चांसेस क्रिएट करे लेकिन बरी नहीं कर पाए। ऐसे में ज़िरक्ज़ी को लेके सब हाइप करेंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि सिर्फ 11 ही गोल मारे थे पिछले सीजन। ऐसे में ज़िरक्ज़ी नहीं है, हॉयलैंड पता नहीं कब आएगा, और इन दोनों का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं मार्कस रैशफोर्ड की बात करें तो देखो मेरे को तो सही लगा, एटलीस्ट अगर प्री सीजन के मापदंड पे अगर हम नापने वाले हैं मार्कस रैशफोर्ड को, तो उस मामले में तो मेरे को एनकरेजिंग लगा, इंक्रीजिंगली मोटिवेटेड लगा। लेकिन अब यहां पर बात करते हैं ड्रॉबैक्स की। देखो सबसे पहले तो अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करूं, आप इस बैक फोर के साथ खेल ही नहीं सकते, लेकिन वही वाली बात है कि आप इस पर क्रिटिसाइज कितना करोगे। अगर यहां पर जॉनी एवंस और लिंडलॉफ की पेयर आप खिला रहे हो तो ये तो पक्की बात है ना कि प्रीमियर लीग में आप इसके साथ नहीं जाने वाले, और जाना चाहिए भी नहीं। और आज का मैच इसका प्राइम एग्जाम्पल है कि अगर ये 2 सामने है तो इसके आगे कासिमिरो नहीं हो सकता। कासिमिरो शॉर्ट पासिंग ठीक है ना, मैं टाइप थी, कुछ पासेस अच्छे थे, कुछ में सही में ही फॉरवर्ड यहाँ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन डिफेंसिव स्क्रीनिंग की बात करें तो मेरे को तो ओले के टाइम का याद आ गया, नहीं हो ही नहीं पाएगा, हम मन ही नहीं रहा है कासिमिरो से, और उस चीज़ को अब फोर्स किया जाएगा। कासिमिरो कहीं नहीं जाने वाला, कासिमिरो यही रहेगा। ऐसे में टेन हैग सब मिल गया आपको, लेनी यूरो मिल गया, ठीक है थोड़ा डिले हो गया लेकिन आ ही जाएगा वापस इंजरी से। हॉयलैंड है, आप पे ज़िरक्ज़ी है, शायद से आप पे माजुराई भी हो जाएगा और आप पे डिलीट भी आ जाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी डिफेंस लाइन के आगे का नंबर 6 खोखला है तो कहीं ना कहीं आपका डिफेंस चूतिया दिखेगा दुनिया के सामने, और टेन हैग को अपना गेम इस तरीके से बिल्ड करना पड़ेगा
जहां पर आपको उसको फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा। ऐसे में नंबर 6 आप अपनी तरफ से डेवलप करोगे, चाहे कोबी माइनो की बात करो, स्कॉट मैकटोमिने की बात करो, कैसे करोगे मेरे को नहीं पता, लेकिन यहां पर या फिर आप बाहर ट्रांसफर मार्केट से लेके आओगे। लेकिन नंबर 6 तो आई थिंक अगर बार्सिलोना के लिए इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी है। अब लिवरपूल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो लिवरपूल मेरे को लगता है कि बहुत सही है, बहुत सराहनीय है, वेल अप्रिशिएटेड है कि आर्ने स्लॉट पे मैं पर्सनली बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता हुआ दिख रहा था, और आंख मूंदने वाली बात है, मैंने कौन सा उसको देखा है। बट अगेन मेरा बस यहाँ पर ऐसा नहीं था कि मैं भी तुक्के में ही उसको गलियाने की कोशिश कर रहा था। मेरा बस यहाँ पर थिंकिंग ये थी कि क्लॉप के अंडर रिजीम इतना स्ट्रांग था कि किसी भी मैनेजर को ऐसे टेक ओवर करने के इतनी जल्दी तो रिजल्ट नहीं आएंगे। क्या मैं प्री सीजन के रिजल्ट पे बावला हुआ जा रहा हूँ? प्रोबेबली नॉट। लेकिन आई थिंक मेरे को लगता है कि एक तारीफ जो अभी बनती है वो ये है कि आर्ने स्लॉट कहीं ना कहीं मॉरली और साइकोलॉजिकली टीम को टेक ओवर कर चुका है। अगर फिजिकली बात करें तो टैक्टिकल लेवल पे भी अब हमको वो चीज इंप्लीमेंट होती हुई दिख रही है। साला चाहे बाल कम हुए लेकिन स्किल और शूटिंग एबिलिटी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो यहां पर बाल कम हुए और उधर से एबिलिटी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। इसी के साथ यहां पर कार्वालो की बात करें, डिएगो जोटा की बात करें, इनसे इस समय आर्ने स्लॉट को सिर्फ कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर, अब ब्रैडली की बात करें, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ब्रैडली ने पहले भी यहाँ पर अपने आप को प्रूव किया है प्रीमियर लीग में और अभी भी उसी मोमेंटम पे बिल्ड कर रहा है। इसी के साथ यहाँ पर कौनसा की बात करें, कोनाते की बात करें या फिर सिमिकस की बात करें, सिमिकस एट टाइम मेरे को थोड़ा सा शुरुआत में अजीब लग रहा था, लेकिन जैसे गेम आगे बढ़ा उसके वो फॉरवर्ड रन्स को मैनचेस्टर यूनाइटेड कभी कोप अप नहीं कर पाया। यार आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड इस गेम की ये मोटस ऑपरेंडी भी थी कि वो डिफेंसिवली बहुत वीक थे। पूरा गेम अच्छा खेल रहे थे, करने की कोशिश भी कर रहे थे, टेन हैग प्लान दिखाने की कोशिश कर रहा था, चाहे वो सैंचो के थ्रू हो, उधर से डियालो की बात करें या फिर मार्कस राशफोर्ड की बात करें, विंग पे अच्छा खासा थ्रेट था, लेकिन अल्टीमेटली उसको बैक करने के लिए आपके पास डिफेंस नहीं था। और आई थिंक ये दो मैचेस काफी इंपॉर्टेंट थे, काफी बढ़िया थे, लेकिन एंटरटेनिंग भी थे।